सबसे पहले अपन देखते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर 1, ठीक है। आपको दो मॉडिफिकेशन फैक्टर के बारे में बताया, MF1 और MF2। इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले मॉडिफिकेशन फैक्टर 1, और मैं आपको क्या बोला, MF1 जो है ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। अच्छे समझेंगे इसके बारे में क्या बोला गया, परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। इसमें आपको कुछ याद करने की नीड नहीं है, आप सीधा क्या चले जाओगे IS 456 2000 में, पेज नंबर आप चले जाना 38 में। यही चीज़ आपको याद रखनी होनी चाहिए कि मॉडिफिकेशन फैक्टर गिवन कहाँ पर है। ये आपको पेज नंबर 38 आप जाओ, जैसे जाओगे IS 456 में तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है। पेज नंबर 38 में MF1 का क्या गिवन है, आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में अपन देखते हैं। तो मैंने IS कोड रखा है मेरे पास, पेज नंबर 31 में जैसे ही मैं गया तो यहाँ पर आपके पास एक ग्राफ आपको गिवन है। ग्राफ किसके किसके बीच में, वो देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ यहाँ पर आपको गिवन है मॉडिफिकेशन फैक्टर दैट इज MF1, और यहाँ पर आपको गिवन है परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर आपको गिवन है परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास 0 है, दिस इज 0.4, दिस इज 0.8, दिस इज 1.2, दिस इज 1.6 एंड सो ऑन। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करूं तो अगेन ये भी कितना है, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस ग्राफ में, ठीक है, पहले तो आप एक काम करना है, यहाँ पर एक वीडियो पॉज करके IS कोड में पेज नंबर 38 खोल लेना, उसके बाद ही अगर आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या गिवन है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ना अलग अलग ग्राफ आपको गिवन है। यहाँ पर क्या है आपके पास, अलग अलग आपको, आप देखोगे अलग अलग यहाँ पर आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है। सबसे ऊपर जैसे कि यहाँ पर दिया है FS इक्वल्स टू 120 MPa, उसके बाद दिया है FS इक्वल्स टू 145 MPa, फिर उसके बाद दिया है FS इक्वल्स टू 190 MPa एंड सो ऑन। ऐसे करके अलग अलग यहाँ पर ग्राफ गिवन है, ठीक है। बेसिकली FS आपके पास है क्या, FS आपके पास है, आपके पास जो सर्विस स्ट्रेस आ रहा है, FS क्या है आपके पास, FS है आपके पास जो सर्विस स्ट्रेस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सर्विस स्ट्रेस मतलब क्या, यहाँ पर FS की वैल्यू यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कितना, 0.58 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड, ठीक है। देखिए ये सब वैल्यूज, ये सब ग्राफ कुछ भी आपको याद नहीं करना है, मैं पहले आपको बोला IS कोड खोलना है आपको, IS कोड आपको गिवन रहेगा। दूसरी चीज़ के लिए बताऊंगा, अगर जहाँ पर आपको IS कोड वगैरह गिवन नहीं होगा वहाँ पर अपन कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, IS कोड में पेज नंबर 38 में जाना है, वहाँ पर आपको MF1 का आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर ये याद रखना कि आपके पास परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट है, मतलब आपके पास जो डाउन साइड में सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर मैं बात करूँ तो डाउन साइड में हम टेंशन रीइंफोर्समेंट और अपर साइड में कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। तो जितना परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट आप रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर को हमें क्या करना है, डिसाइड करना है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग सर्विस स्ट्रेस का आपको यहाँ पे ग्राफ गिवन है। सर्विस स्ट्रेस मतलब क्या, 0.58 FY AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड, ये क्या आपके पास FS की वैल्यू आपको गिवन है। अब अपन को चूज करना है कि जो FS की जो वैल्यू है वो कितनी है, कैसे करेंगे हम। FY जैसे कि आपको गिवन है, जैसे 415 आपको गिवन है। AST रिक्वायर्ड क्या होता है आपके पास, AST रिक्वायर्ड वो होता है जो हमने फॉर्मूले से जो हम निकाला है, फॉर्मूले से निकाला है, मतलब वाला फॉर्मूला याद है ना, 0.5 FY अपॉन FCK वाला जो फॉर्मूला है, 0.5 FCK अपॉन FY जो भी है वाला फॉर्मूला आपके पास, जो बड़ा सा जो फॉर्मूला है इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ME अपॉन FCK BD स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है, वहां से हम क्या करते हैं, AST रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं हम, कहाँ से, फॉर्मूले से, ठीक है। वहां से हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। अब बेसिकली आपके पास AST रिक्वायर्ड आपके पास, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कितना आया, जैसे मान लीजिए आपके पास 1583.67 mm स्क्वायर ऐसा कुछ आया, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट आपके पास 5.78 आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप या तो 6 ले लो या तो 7 ले लो। तो अगर मैं 6 अगर ले लिया
तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट मैंने बढ़ा दिया। तो AST प्रोवाइडेड जो होता है, AST प्रोवाइडेड ये होता है आपके पास कि हमने जितना प्रोवाइड किया तो वो इस 6 के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे, तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही आता है। कितना आएगा वो, मान लीजिए जैसे 1700 mm² आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। AST रिक्वायर्ड हम फ्लेक्चर में हम जो निकालते थे, फॉर्मूले से निकालते थे ना, वो जो बड़ा सा फॉर्मूला था 0.5 FCK/FY 1 - √1 - 4.6 ME/FCK BD² इंटू B इंटू D वाला जो फॉर्मूला है, वहां से हमें पता होता था कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट कितनी है स्टील की। तो हम वहां से नंबर ऑफ स्टील निकालते थे जितना भी आपके पास आया, बट हमेशा हम प्रोवाइड करते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा ज़्यादा ही। तो वो क्या आपके पास AST प्रोवाइडेड है। तो यहाँ से आप AST रिक्वायर्ड मतलब जो फॉर्मूले से आ रहा है, AST प्रोवाइडेड मतलब थोड़ा सा हम क्या करें उसको और ज़्यादा बढ़ा के हम वहाँ पे प्रोवाइड करें। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, FS की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, यहाँ से हमें FS की वैल्यू मिल गई। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए FS की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वाली आई है 145 MPa फॉर एग्जाम्पल। परसेंटेज ऑफ स्टील जब मैं निकाला तो मान लीजिए मेरे पास कितनी आई, वो 0.8 मेरे को मिला वहाँ से परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील सेम फॉर्मूला जैसे फॉर्मूले से आप निकालते हैं। मैं परसेंटेज ऑफ स्टील से मैंने निकाला FS 145 हमारी वैल्यू आई है। तो इसको मैं देखा कि यहाँ पर ये वाला ग्राफ है मेरे पास, तो मेरे को ये वाला पॉइंट मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मेरे पास जो मॉडिफिकेशन फैक्टर मिल रहा है तो वो कितना मिल रहा है, 1.2 से थोड़ा ज़्यादा। तो ग्राफ में अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, मुझे यहाँ से मिल गया मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी, लेट सपोज 1.3 मुझे यहाँ पर मिल गई। लेट सपोज मेरे पास MF1 की वैल्यू कितनी मिल गई है, मुझे यहाँ पर MF1 की वैल्यू 1.3 मिल गई है फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से मिल गया, मुझे ग्राफ से मुझे यहाँ से मिल गया। तो आपका IAS कोड क्या बोल रहा है कि जब भी आप स्पैन अपॉन डेप्थ का जो आप रेशियो जो आप लिखते हैं, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन A वैल्यू जो आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, MF1 से भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब किससे, 1.3 से। आया समझ में कैसे निकालना है MF1। कुछ भी याद करने की नीड नहीं है, आप सीधा कहाँ चले जाएंगे, पेज नंबर 38 में। इस 38 में ग्राफ है, वो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप एक उसकी आप उसकी करस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे MF1। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं डेप्थ की बात करूँ तो इफेक्टिव डेप्थ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हमेशा डेप्थ जो है इफेक्टिव डेप्थ के टर्म में ही आएगा। तो क्या बोल रहा है आपके पास, इफेक्टिव डेप्थ किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके बराबर हो जाएगा मिनिमम मतलब स्पैन अपॉन A वैल्यू इंटू MF1। ठीक है, स्पैन अपॉन A वैल्यू इंटू MF1। A वैल्यू मतलब आपने पहले देखा है, अगर मैं सिंपली सपोर्ट की बात करूं तो कितना हो जाएगा 20। मान लीजिए अगर स्पैन 10 से ज़्यादा है तो यहाँ पर A वैल्यू अगेन चेंज हो जाएगा, कितना 20 इंटू स्पैन अपॉन 10 अपॉन स्पैन कर दूंगा, इंटू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, एक मॉडिफिकेशन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज योर MF1। MF1 कहाँ से आया, पेज नंबर 38 ग्राफ में गए, मिल गया। क्लियर। अब यहाँ पे चीज़ें समझिए बेसिकली ये है क्या। अब बेसिकली अगर मैं समझाऊँ इसको तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि ग्राफ में हम करें क्या है, क्यों हम ऐसा किए, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ का जो आपके पास जो फॉर्मूला जो आया वो आप देख रहे हो कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MF1। ठीक है, ये वाली चीज़ आप ध्यान रखिए। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जैसे जैसे अपना परसेंटेज ऑफ स्टील में बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे तो मॉडिफिकेशन फैक्टर की जो वैल्यू है वो क्या होते जा रही है, हमारे पास कम होते जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ते जा रहा है मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या हो रही है, हमारे पास कम हो रही है। जैसे कि मान लीजिए ये इसी में FS 145 की बात करूँ तो अगर मान लीजिए 0.8 से मेरे पास कम होता, 0.4 होता, तो यहाँ से मेरे को वैल्यू क्या मिलती, 1.6 से ऊपर मिलती। सिमिलरली अगर 1.6 होता परसेंटेज तो यहाँ से मेरे को वैल्यू कितनी मिलती है, अराउंड 0.8 के अकॉर्डिंग मिलती। तो जैसे जैसे मैं परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ा रहा हूँ टेंशन रीइंफोर्समेंट में, जैसे जैसे मैं रीइंफोर्समेंट बढ़ा रहा हूँ मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो चीज़ें समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जैसे आपका PT कहाँ का, टेंशन का, जैसे आपका परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट आप बढ़ा रहे हो टेंशन में, मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या हो रहा है आपके पास, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ ऐसा क्यों दिया है
कि आपके पास जैसे आप परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ा रहे हैं रीइंफोर्समेंट टेंशन में, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर कम क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या आपके पास, अगर मैं एक बात करूं यहाँ पर, एक क्या है आपके पास, एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, एक है आपके पास, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 3 रीइंफोर्समेंट थी हमारे पास, ठीक है, ये क्या थी हमारे पास, 3 रीइंफोर्समेंट थी। मान के चलिए यहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर था, लेट सपोज ऐसा आपके पास कंडीशन है। अब मैं क्या किया हूँ यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ स्टील जो है, मतलब जो रीइंफोर्समेंट है उसको टेंशन साइड में, मतलब डाउन साइड में मैंने क्या किया, वहां पर इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब अब ये जो 3 बार की जगह मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ज्यादा बार मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब सिंस मैं रीइंफोर्समेंट यहाँ पर मैं ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, तो मेरा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मेरा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड साइड में। मेरा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अब डाउन साइड में क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, न्यूट्रल एक्सिस मतलब ये बता रहा है कि टेंशन जोन और जो कंप्रेशन जोन है उसको थोड़ा इक्वली क्या कर रहा है, वो इक्वली क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इक्वली उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं टेंशन रिइंफोर्समेंट की अगर मैं ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो मेरा न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा ना, ताकि मेरा कंप्रेशन जोन अब ज्यादा मिलेगा, तभी तो बैलेंस कर पाएगा वो। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट टेंशन साइड में मैंने बढ़ाया, तो क्या हो रहा है, मेरा कंप्रेशन साइड अब देखिए यहाँ पर बढ़ गया। क्यों, क्योंकि मेरा न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, कम आ गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरा पहले कितना था, इतना ही था, अब मेरे पास कितना हो गया, इतना हो गया कंप्रेशन जोन। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास कंप्रेशन जोन क्या हो गया, मेरे पास इंक्रीज हो गया। जैसे मैंने रिइंफोर्समेंट बढ़ाया तो मेरा कंप्रेशन जोन क्या हो गया, मेरे पास इंक्रीज हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि मैंने यहाँ पर मेरा जो कॉन्क्रीट है वो क्या हो गया, वो भी इंक्रीज हो गया। अब अगर कंप्रेशन जोन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इस केस में क्या होगा, सिंस मेरा कंप्रेशन जोन इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर मुझे एडिशनल क्रीप और एडिशनल श्रिंकेज भी मुझे देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है हमारे पास, सिंस यहाँ पे कंप्रेशन जोन इंक्रीज हो रहा है तो मतलब पहले के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है हमारे पास, कंपैरेटिवली क्रीप और श्रिंकेज भी क्या देखने को मिलेंगे, हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो न्यूट्रल एक्सिस है वो डेट इज शिफ्टेड एट द डाउनवर्ड साइड, कंप्रेशन जोन हमारा इंक्रीज हो गया। और मैंने आपको कंक्रीट की प्रॉपर्टीज आपको पहले बताया था कि कंप्रेशन जोन अगर आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो एडिशनल क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रीप और श्रिंकेज भी क्या होगा, एडिशनल क्या होंगे आपके पास, ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब क्रीप और श्रिंकेज ज्यादा आ रहे हैं तो क्या ज्यादा होगा, हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, हमारे पास ज्यादा देखने को मिलेगा। ज्यादा क्रीप आ रहा है, ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है, ज्यादा श्रिंकेज आ रहा है तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब हमारे पास डिफ्लेक्शन अगर ज्यादा आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस वहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है तो हमें इफेक्टिव डेप्थ को हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास जो डेप्थ है उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। क्यों, क्योंकि देखिए डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि मान लीजिए ये आपके पास बीम है, ये आपके पास क्या है, बीम, और दूसरी आपके पास ऐसी बीम है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा कि यहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली यहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा ना। क्यों, क्योंकि यहां पर डेप्थ क्या है हमारे पास, कम है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है तो उसको रोकने के लिए, डिफ्लेक्शन चाहे ज्यादा नहीं है तो उसको रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे इफेक्टिव डेप्थ को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू यहां पर ज्यादा देखने को मिल रही है। अब अगर मैं डेप्थ को अगर मैं बढ़ा रहा हूं उस डिफ्लेक्शन को टैकल करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो फॉर्मूला है स्पैन अपॉन ए वैल्यू इनटू mf1, मैं क्या करूंगा, mf1 की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, यहां पर डिक्रीज करूंगा, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू अगर मैं डिक्रीज किया तो डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो डेप्थ क्या होगा, यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। तो इन केस अगर आपसे किसी ने पूछा कि यहां पर ये जो mf1 की जो वैल्यू है ये डिक्रीजिंग ग्राफ क्यों आ रहा है, यहां पर डिक्रीजिंग ग्राफ इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आपका mf1 क्या होगा आपके पास, अगर डिक्रीज होगा तो मतलब मेरा इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा, मेरे पास बढ़ेगा। mf1 डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस क्या हो रही है, हमारे पास ज्यादा आ जा रही है, क्योंकि हमने pt यहां पर बढ़ा दिया। परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट आप देखिए पहले 0.4 था, फिर 0.8 था, फिर 1.2 था, फिर 1.6। जैसे जैसे आप परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ा रहे हैं mf1 मतलब आपके पास जो ग्राफ, जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है वो क्या हो रहा है, आपके पास डिक्रीज होते जा रहा है।
क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ये वैल्यू जैसे डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है, तो हमें वहाँ पर डेप्थ हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? तो MF1 वाला जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इफेक्टिव डेप्थ की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, स्पैन अपॉन ए वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, MF1 से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ MF2 की, नेक्स्ट मैं बात करूँ किसकी, MF2 की। तो MF2 के लिए भी आप सेम देख लेना, मैं क्या बताया था, MF2 जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील, इट डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील। ठीक है, ये आप कहाँ से देखोगे, ये वाला ग्राफ IS 456 2000 में पेज नंबर 39 में, पेज नंबर 39 में जैसे आप जाओगे तो IS कोड 2000 पेज नंबर 39 में आप देखोगे MF2 का आपको ग्राफ वहाँ पर गिवन है, ये IS कोड है। तो यहाँ पर वाला ग्राफ भी देख लेते हैं। RCC में ज़्यादा चीज़ें याद करने की नीड नहीं है अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के, हर लेक्चर में बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप गेट या ES के लिए हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी होती है और वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। क्योंकि अगर मैं इसी की बात करूँ तो आप कितना फॉर्मूला याद रख लोगे यार। MF1 निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला चाहिए, फिर ये वाला फॉर्मूला से आप FS निकालोगे, फिर आपको ये वाला ग्राफ भी याद होना चाहिए। तो चीज़ें याद करने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए RCC में अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल हो तो आपके लिए एक IS कोड ना वरदान हो जाता है। लेकिन अगर आप वही गेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो एक शार्प टाइप का हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है, वहाँ पर IS कोड रिक्वायर्ड नहीं रहता। ठीक है, तो IS 456 में पेज नंबर 39 में जाओगे तो यहाँ पर देखिए एक ग्राफ है। वो ग्राफ कैसा दिया है आपको, दिस इज योर मॉडिफिकेशन फैक्टर MF2, दिस इज योर मॉडिफिकेशन फैक्टर MF2। और यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील आपको बोला गया, यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट आपको बताया गया। कितना है ये, दिस इज 0.5, दिस इज 1, दिस इज 1.5, दिस इज 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर यहाँ पर 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। और यहाँ पर अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका ग्राफ क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली आप अगर यहाँ पर देखोगे तो MF1 में कैसा ग्राफ आ रहा था, यहाँ पर MF1 में ग्राफ डिक्रीजिंग था। लेकिन अगर मैं MF2 की बात करूँ तो यहाँ पर ग्राफ क्या है आपके पास, ग्राफ यहाँ पर इंक्रीजिंग है। सिर्फ एक ही ग्राफ है और वो कैसे आपके पास इंक्रीजिंग है। मतलब जैसे जैसे आप परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट आप बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, मॉडिफिकेशन फैक्टर भी क्या हो रहा है यहाँ पर बढ़ रहा है। अब इसके बारे में अगर आपको डाउट आया कि सर MF1 डिक्रीज हो रहा है लेकिन MF2 क्या हो रहा है आपके पास, इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अगेन क्या बताया था मैंने, इफेक्टिव डेप्थ, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है आपके पास, ए वैल्यू से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इफेक्टिव डेप्थ की अगर मैं बात करूं, इफेक्टिव डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बताया था मैंने, इट शुड नॉट बी लेस देन, या फिर मैं इक्वल टू बोल देता हूं, स्पैन अपॉन ए वैल्यू इनटू, यहां पर मैं बात कर रहा हूं MF2 की। ठीक है, मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, मैं MF2 की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आप चीजें समझिए। ठीक है, यहां पर बात किसकी हो रही है, परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर, परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट की यहां पर बात हो रही है। तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, मैंने क्या किया, मेरे पास यहां पर कुछ टेंशन में कुछ यहां पर होगा, कुछ रीइंफोर्समेंट होगी। अब इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ था, इसका न्यूट्रल एक्सिस आ गया यहाँ पर। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर आ गया इसका, यहाँ पर आ गया। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशनल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट भी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। एडिशनल क्या किया मैंने यहाँ पर, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड किया। तो अब मेरा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे शिफ्ट हो जाएगा।
थोड़ा सा ये कहाँ हो जाएगा, ये थोड़ा ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, न्यूट्रल एक्सिस भी मेरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया और कंप्रेशन जोन में मेरा रीइंफोर्समेंट भी आ गया। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास जो कंप्रेशन जोन में क्या हो रहा था आपके पास, कंप्रेशन जोन में आपके पास क्रीप का और श्रिंकेज का जो इफेक्ट आता था, मैंने क्या किया, कंप्रेशन जोन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके ये जो क्रीप और श्रिंकेज के जो इफेक्ट आते थे, टेम्परेचर इफेक्ट जो आता था, वो सारे क्या हो जाएंगे, अब ये इसके कारण जो डिफॉर्मेशन आते हैं वो सारे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास क्रीप और श्रिंकेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सिंस यहाँ पर रिड्यूस हो गया तो मतलब डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। समझ में आया? तो मतलब क्रीप श्रिंकेज यहाँ पर कम हो रहे हैं तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप और श्रिंकेज भी क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। तो अगर मेरे पास कम डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, अगर मुझे डिफ्लेक्शन कम देखने को मिल रहा है तो मैं वहाँ पर डेप्थ और बढ़ाऊंगा कि मैं कंपैरेटिवली कम कर दूंगा। अगर मुझे डिफ्लेक्शन देखने को ही नहीं मिल रहा है या फिर छोटी वैल्यू आ रही है तो मैं डेप्थ ज़्यादा क्यों रखूँ, मैं डेप्थ क्या कर दूँ, मैं कम रख दूँ। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं डेप्थ क्या करता हूँ, मेरे को उतनी नीड नहीं है बढ़ाने के लिए, तो मैं डेप्थ की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ पर डेप्थ की वैल्यू को मैं कर सकता हूँ छोटी रख सकता हूँ। मतलब मैं वहाँ की डेप्थ में छोटी प्रोवाइड कर सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के कारण डिफॉर्मेशन आ नहीं रहा है, डिफ्लेक्शन वहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। अब डेप्थ अगर मुझे कम करना है तो मेरा MF2 क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये वाली वैल्यू अगर मैं ज़्यादा रखूंगा तभी तो मेरे पास डेप्थ कम आएगी। क्लियर है? ए वैल्यू तो कांस्टेंट है, ए वैल्यू क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, 20 गिवन हुआ है। तो MF2 अगर मैं बढ़ाया तो डेप्थ क्या हो जाएगा, मेरे पास कम आ जाएगा। तो इसीलिए MF2 यहाँ पर इंक्रीज करना है तो जैसे जैसे आपके पास परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट बढ़ रहा है तो आपके पास जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है वो क्या हो रहा है, आपके पास ज़्यादा हो रहा है। मतलब यहाँ पर MF की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। अल्टीमेटली क्या होगा, आपको वहाँ पर डेप्थ क्या होना चाहिए, वहाँ पर कम प्रोवाइड करने की नीड है। समझ में आया? तो यहाँ पर MF2 हमेशा आपको इंक्रीजिंग में दिखेगा, लेकिन MF1 अगर मैं बात करूं तो MF1 कैसा देखने को मिलेगा, जैसे परसेंटेज ऑफ रिक्वायरमेंट स्टील बढ़ रही है MF1 क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ग्राफ देखिए कैसा आ रहा है आपके पास, डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है वहाँ पर। समझ में आई चीज़ें? तो यहाँ पर आपके पास MF1 में अगर आपके पास डिक्रीजिंग हो रहा है तो मतलब वहाँ पर मुझे डेप्थ ज़्यादा देने की आवश्यकता है। अगर मैं MF2 क्या हो रहा है हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर डेप्थ क्या करने की नीड है, मुझे वहाँ पर रिड्यूस करने की नीड है। क्लियर? समझ में आया आपका? जितने भी आपके पास फैक्टर्स थे, तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, फाइनल अगर मैं आपको डिस्कस करूं डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया का, फाइनल अगर डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया का अगर मैं डिस्कस करूं तो उसको अपन क्या कैसे लिख सकते हैं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फाइनल डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया। तो कितना हो सकता है, वो हो सकता है आपके पास स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ शुड नॉट बी ग्रेटर देन ए वैल्यू इनटू एम नॉट इंटू MF1 इंटू MF2। ठीक है, ये आप फाइनली क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। एम नॉट क्या आपके पास, एम नॉट की वैल्यू आपके पास है 10 अपॉन स्पैन। जब आपके पास स्पैन इज ग्रेटर देन क्या हो गया आपके पास 10 हो तो एम नॉट कितना हो जाएगा आपके पास 10 अपॉन स्पैन। MF1 क्या है आपके पास, ये आपके पास ग्राफ से आप निकाल लोगे, डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट पे, डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट में। सिमिलरली MF2 क्या कर लोगे, ये भी आप ग्राफ से निकाल लोगे, ये करता है डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। इसको आप चाहो तो किसी और वैल्यू से भी आप
डिनोट करते हो, मैं MF लिखा हूँ तो इसलिए मैं M नॉट से मैं इसको डिनोट कर दिया हूँ। समझ में आया? तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिव डेप्थ की आप वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, इस वैल्यू से आपके पास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? परमिसिबल कंट्रोल क्राइटेरिया समझ में आया कैसा होता है? तो ये था आपके पास फाइनल क्राइटेरिया। IS कोड सारे रिकमेंडेशन से ये सब। यहाँ से आपको बेसिकली आपको यहाँ पर 1 मार्क के क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलेगा। गेट से भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए तो ऑब्वियसली आपको टेंशन लेना नहीं है, IS कोड रहता है वहाँ पर। बात करूँ अगर मैं दूसरे लेवल की छोटे एग्जाम्स के बारे में, तो वहाँ से इधर से क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। चलिए फिर अपन बात करते हैं इसके आगे। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं पॉइंट नंबर 4। यहाँ पर अपन बात करते हैं स्लेंडरनेस लिमिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्लेंडरनेस लिमिट टू एंश्योर लैटरल स्टेबिलिटी, टू एंश्योर लैटरल स्टेबिलिटी। मतलब आपका इसके पहले अभी आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर डेप्थ के बारे में बात कर रहा था। मैं आपको बोल रहा था कि वहाँ पर MF1 कम करोगे तो डेप्थ वहाँ पर ज़्यादा रखना पड़ेगा, MF2 बढ़ाओगे तो डेप्थ वहाँ पर कम देखना रहेगा। तो मैंने डेप्थ के बारे में आपसे बात की। मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्पैन के बारे में, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या बताया मैंने आपको, बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि आपके पास स्पैन और डेप्थ का मैंने रेशियो के बारे में आपको बोल रहा था कि अगर स्पैन ज़्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन क्या होगा वहाँ पर ज़्यादा आएगा, डेप्थ कम होगी तो भी डिफ्लेक्शन क्या होगा वहाँ पर ज़्यादा आएगा। तो अभी मैं डेप्थ के बारे में आपको बता रहा था कि डेप्थ हमें किस किस वैल्यू से, मॉडिफिकेशन फैक्टर से हमें डेप्थ ज़्यादा प्रोवाइड करनी है कि कम प्रोवाइड करनी है। सिमिलरली अपन स्पैन के बारे में भी बात करते हैं कि अपन को मिनिमम जो दो सपोर्ट के बीच में, ठीक है, आपके पास जो क्लियर आपके पास जो स्पैन होता है दैट इज योर L नॉट, ये जो होता है दिस इज योर L नॉट। इसके भी आपके पास कोडल प्रोविजन है कि ये L नॉट भी क्या होना चाहिए आपके पास एक सर्टेन लिमिट से क्या होना चाहिए आपके पास, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पॉइंट नंबर A में सिंपली सपोर्टेड के बारे में बात करूँ या फिर और कंटिन्यूस बीम के बारे में बात करूँ आपसे, सिंपली सपोर्टेड या फिर कंटिन्यूस बीम के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर L नॉट की जो वैल्यू आपको गिवन है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60B और 250 B स्क्वायर अपॉन D। ये दोनों में जो भी मिनिमम जो रहेगा, ये दोनों में जो भी मिनिमम जो रहेगा, ये दोनों वैल्यू से आपके पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए। B के आपके पास विड्थ ऑफ द आपके पास जो बीम है, दूसरा D के आपके पास इफेक्टिव डेप्थ आपके पास जो है बीम का, ठीक है। तो एक क्लियर कवर है, सॉरी कवर बोल रहा हूँ, क्लियर स्पैन है, मतलब दोनों एंड के बीच से, मतलब यहाँ पर जो दोनों एंड के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बारे में बात करूँ। उसको सेंटर टू सेंटर मत लेना वरना वो L इफेक्टिव हो जाएगा। L इफेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लियर स्पैन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना आपके पास 60B और 250 B स्क्वायर अपॉन D। बेसिकली कहाँ से आया है ये आपके पास कोडल प्रोविजन है, इसका कोई ऐसे फॉर्मूले वगैरह से दिया नहीं गया है, ये IS कोड ने स्पेसिफाई किया है कि ये दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा आप क्या करोगे, क्लियर स्पैन आप प्रोवाइड नहीं करोगे। उससे ज़्यादा अगर आप हुआ तो आप वहाँ पर क्या करोगे, सपोर्ट्स आपको देना पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं B की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं कैंटिलीवर की बात करूँ, कैंटिलीवर अगर मैं बीम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आपके पास कैंटिलीवर बीम है तो L नॉट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25B और 100B स्क्वायर अपॉन D। ये दोनों में से जो मिनिमम रहेगा, ये दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू रहेगी L नॉट उस वैल्यू को क्या होना चाहिए आपके पास, क्रॉस नहीं करना चाहिए। समझ में आया क्या? तो ये था आपके पास स्पैन के बारे में बात किया मैंने। इसके पहले मैंने आपसे डेप्थ के बारे में बात किया, ठीक है। तो डेप्थ वाला जो कंट्रोल डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू आपके पास दूसरे प्रॉपर्टीज से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं ए वैल्यू के बारे में, जो क्वेश्चन आपको बताया ए वैल्यू में मैंने मान लीजिए आपको मैंने बोला कि फाइंड द मिनिमम effective depth, find the minimum effective depth for a span of 20 meter, for a span of 20 meter. The modification factor for tension
and compression steel, for tension and compression steel is 0.9 and 1.1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर आपको देखिए क्या बोला है, आपको यहाँ पर स्पैन गिवन है। स्पैन कितनी गिवन है आपको? 20 मीटर। ठीक है, आपको यहाँ पर स्पैन गिवन है। आपको यहाँ पे बोला है कि आपको निकालना क्या है, इफेक्टिव डेप्थ निकालना है, कौन सी? मिनिमम। और वो आपको बोला है मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको गिवन है 0.9 और 1.1 टेंशन और कंप्रेशन के लिए। तो क्या बताया था मैंने, रेशियो क्या है हमारे पास? स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो है, इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, क्या बताया था मैंने? ए वैल्यू। और ए वैल्यू के साथ मैंने मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या क्या बताए थे? इंटू एम नॉट इंटू MF1 इंटू MF2। एम नॉट क्या था आपके पास? स्पैन पे डिपेंड करता था। अगर आपके पास 10 मीटर से ज़्यादा स्पैन हुई तो उस पर MF1 आपका परसेंटेज ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट पे डिपेंड करता था, और MF2 किस पे? परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट में आपका डिपेंड करता था। तो यहाँ से अगर मैं इफेक्टिव डेप्थ की बात करूँ, इफेक्टिव डेप्थ की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा आपके पास? इट शुड नॉट बी लेस देन, कितना होना चाहिए आपके पास? स्पैन अपॉन ए वैल्यू इंटू एम नॉट इंटू MF1 इंटू MF2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इफेक्टिव डेप्थ की बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम बोला है, मिनिमम यहाँ पर बोला है, तो मतलब लेस देन की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ D इक्वल्स टू लिख सकता हूँ। स्पैन कितना की बना है? 20 मीटर। स्पैन कितना है हमारे पास? 20 मीटर अपॉन ए वैल्यू। ठीक है, ए वैल्यू यहाँ पर आप लिख लीजिए फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ए वैल्यू फॉर सिंपली सपोर्ट बीम कितना होती है हमारे पास? अगेन 20 होती है, इनटू एम नॉट कितना हो जाएगा? देखिए 20 मीटर यहाँ पे स्पैन गिवन है, मतलब वो 10 मीटर से ज़्यादा है, तो मैं मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा? 10 अपॉन स्पैन से, मतलब ये कितना हो जाएगा? 10/20 इंटू MF1 और MF2 आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 0.9 एंड 1.1, 0.9 एंड 1.1। तो आप यहाँ से D निकालिए, D निकालिए, कितना आ जाएगा? 1/0.5 इंटू 0.9 इंटू 1.1। कितना आ रहा है ये? 2.02 मीटर। देखिए तो बस ऐसी क्वेश्चन था। आप मेरे को एक बात बताइए, 2 मीटर का आप क्या बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ भी नहीं, आप 2 मीटर का आप इफेक्टिव डेप्थ आप प्रोवाइड कर पाएंगे क्या? नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर का इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा आपके पास? बहुत ज़्यादा, मतलब गर्डर टाइप का बन गया ये। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये डेप्थ आपके पास कितना है? ये 2.02 मीटर। बट हमारे पास स्पैन भी देखिए, स्पैन बहुत ज़्यादा है ना, स्पैन हमारे पास बहुत ज़्यादा 20 मीटर का है, तो हमें अल्टीमेटली हमें डेप्थ की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो समझ में आया? तो देखिए मैं ये वाला क्वेश्चन इसलिए कराया हूँ क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाओगे तो आपको MF1 और MF2 निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। मैं आपको बताया था, आपको IS कोड में वो ग्राफ चाहिए, आपको फॉर्मूले में आपको AST रिक्वायर्ड और AST प्रोवाइडेड वो भी चाहिए, फिर वो ग्राफ में आप FS की वैल्यू आप निकाल के परसेंटेज ऑफ स्टील भी निकालना पड़ेगा आपको, फिर वो परसेंटेज ऑफ स्टील की वैल्यू आप उस ग्राफ से आप वो मैच करवाओगे जहाँ पर आपको FS की वैल्यू मिलेगी। FS का फॉर्मूला भी बहुत बड़ा था, 0.58 FY AST रिक्वायर्ड अपॉन प्रोवाइडेड, फिर वहाँ से आप अगर मैच करवाओगे तब आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली दूसरा वाला ग्राफ तो कंपैरेटिवली इजी था, वहाँ पर आप सिर्फ परसेंटेज निकाल के आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालना होता। तो बेसिकली ये वाला जो वैल्यूज़ है वो आपको ऑलरेडी पहले से गिवन होंगे क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे, वो आपको IS कोड में आपको इतना सारा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी लेवल की बात हुई तो मैं आपको अच्छे से समझा दूँ कि कैसे निकालना है, क्या निकालना है, बट स्टिल वहाँ पर क्या वेटेज ज़्यादा होता है, एक क्वेश्चन 15-20 मार्क का आएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, तो 1 नंबर के लिए आप उतनी मेहनत कर नहीं पाओगे, टाइम वेस्ट है। वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करने के लिए आपको आधा घंटा 45 मिनट मिनिमम मिलेगा, यहाँ पर आपका पूरा 1 घंटे का तो पूरा का पूरा एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यूज़ आपको गिवन है, तो आप सिंपल ये वाली वैल्यूज़ आप पुट करके आप वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो समझ में आया आज का लेक्चर? आज का लेक्चर सिर्फ कोडल प्रोविजन पे बेस्ड था कि कोडल प्रोविजन में क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हमने
डिफ्लेक्शन मतलब लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी के बारे में भी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थोड़ा सा और भी जो कोडल प्रोविजंस वगैरह रहेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, डिजाइन के बारे में बात करेंगे, स्लैब्स के अंदर 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, ये सब भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।